डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 36। इस बार तुम्हारी हार होगी अरमान। एक ऊंची सी इमारत की छत पर एक शख्स खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डाल रखे थे और वो फॉर्मल कपड़े पहने हुए था कि तभी पीछे से एक लड़का आया जिसने उस शख्स से कहा, सर, आपने इतनी अर्जेंटली मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये सुन वो शख्स पलटे, जो कोई और नहीं बल्कि शरद थे और उनके सामने खड़ा लड़का पारस। शरद के चेहरे पर बेहद सख्त भाव थे, जिसके साथ ही उन्होंने पारस से कहा, वक्त बर्बाद नहीं कर सकता मैं पारस, और इसीलिए अब सीधा मुद्दे पर आता हूँ। कहकर शरद पारस के ठीक सामने आ खड़े हुए और उसकी आंखों में आंखें डाल बोले, तुम आयशा से शादी करोगे, और वो भी कल? शरद के इन शब्दों को सुनते ही पारस के होश उड़ गए। क्या शादी, और वो भी कल? पारस ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, कल, शरद ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। लेकिन अंकल, आयशा, उसकी एज ही क्या है अभी, और उसे हम मनाएंगे कैसे? पारस को समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है। आयशा की फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो पारस। आज कुछ ही देर में मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करूंगा और कल शाम ठीक 7 बजे तुम्हें उस एड्रेस पर आना है, और इस बारे में कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। इनफैक्ट ये बात अब तुम खुद से भी नहीं दोहराओगे जब तक तुम्हारी शादी आयशा से ना हो जाए। शरद ने कहा, आयशा की फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो पारस। आज कुछ ही देर में मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करूंगा और कल शाम ठीक 7 बजे तुम्हें उस एड्रेस पर आना है, और इस बारे में कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। इनफैक्ट ये बात अब तुम खुद से भी नहीं दोहराओगे जब तक तुम्हारी शादी आयशा से ना हो जाए। शरद ने कहा, लेकिन सर, आखिर रीजन क्या है जो इतनी अर्जेंसी में आपने ये डिसीजन लिया? पारस ने वाजिब सवाल किया। तो शरद ने छूटते ही कहा, अरमान। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अरमान है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अब अगर और देर की तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, और अरमान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसे भनक भी लग गई कि तुम यहाँ आए हो तो वो बर्बाद कर डालेगा सब कुछ, इसलिए इससे पहले वो कुछ भी कदम उठा पाए मैं तुम्हें आयशा के साथ रिश्ते में बांध दूंगा। कहकर शरद ने एक गहरी सांस ली और फिर दूसरी ओर देखते हुए बोली, और उसके बाद अरमान चाहकर भी आयशा पर अपना हक नहीं जता पाएगा, क्योंकि तब तक मैं सारे रास्ते बंद कर दूंगा उसके लिए। शरद का चेहरा ही बयां कर रहा था कि आयशा को लेकर अब वो कुछ भी करने को तैयार थे। शाम का वक्त। आयशा इस समय अपने कमरे में थी जब वहां शरद ने दस्तक दी। उन्हें देख आयशा खड़ी हुई और शरद उसके पास आकर बोले, कैसी हो? तो इस पर आयशा ने धीरे से कहा, ठीक हूँ। वही शरद ने एक लंबी सांस ली और फिर वो बोले, अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना बेटा, और समझने की कोशिश करना कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। आयशा सवालिया नजरों से शरद को देखने लगी, और तभी शरद ने आगे कहा, तुम कल ही पारस से शादी करोगी आयशा? ये सुनते आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कब? क्या कहा आपने? आयशा से बोला तक नहीं जा रहा था। आयशा, मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन क्या? मानती हूँ मैं पारस के लिए राजी हुई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे कल ही शादी कर लूंगी। आयशा चीख उठी। आपको अंदाजा भी है इस बात का कि आप कह क्या रहे हैं? जानता हूँ मैं कि जो कुछ कह रहा हूँ उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना मिस्टर मलिक। आपकी बात मानने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके हाथ की कठपुतली बन जाऊं। मेरी नहीं, पर कम से कम अपनी माँ की तो बात मानोगी ना? शरद ने जानबूझकर सारिका का जिक्र का छेड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आयशा अपनी माँ के लिए जरूर झुकेगी। तभी शरद उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रख धीरे से बोले,
मैं जानता हूँ कि ये सब गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर अभी मैंने ये कदम नहीं उठाया तो कल को इससे भी गलत हो सकता है। अरमान तुम्हारे लिए किस हद तक पागल हो चुका है ये मैंने उसकी आंखों में देखा है बेटा, इसलिए अगर मैंने देर की तो अरमान तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने देगा और सारिका, उसकी आखिरी इच्छा हमेशा कर लिए अधूरी रह जाएगी। आयशा पूरी तरह से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी और वो सीधा बिस्तर पर जा बैठी। उसके जिस्म में मानो जान ही नहीं बची थी। आयशा, ये शादी सिर्फ तुम्हें पारस के साथ एक बंधन में बांधने के लिए होगी। दुनिया की नजरों में तुम वैसी ही रहोगी जैसी अब हो मेरे साथ, तब तक जब तक तुम खुद नहीं कह देती कि अब तुम्हें पारस के साथ जिंदगी आगे बढ़ानी है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ अरमान को रोकने के लिए होगी, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि अगर उसे आज नहीं रोका गया तो कल मेरे पास पछताने के लिए भी वक्त नहीं बचेगा। शरद लगभग कामयाब हो चुके थे आयशा को मैनिपुलेट करने में, और आयशा, वो तो मानो वाकई किसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी। उसके साथ क्या हो रहा था इस पर उसका कोई जोर ही नहीं बचा था। बेजान पड़ चुका था आयशा का चेहरा। और तभी शरद ने कहा, मैं चल रहा हूँ आयशा, कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा फैसला वही होगा जो सही है। ये कहकर शरद ने कुछ पलों तक आयशा के बेजान चेहरे को देखा और फिर वो वहां से चले गए। और अब आयशा इस कमरे में अकेली रह चुकी थी, सिर्फ अपने आंसुओं और बर्बाद तकदीर के साथ। अंडस्को आधी रात हो चुकी थी जब शरद के पास किसी का फोन आया। उन्होंने फोन उठाया। बोलो सर, आपने जैसा कहा वैसा हो गया है। अरमान सर को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया गया है काम के सिलसिले में। ये सुनते ही शरद के होंठों पर एक विजयी मुस्कान पसर गई। गुड। अरमान के एक एक एक्शन पर नजर होनी चाहिए, और कुछ भी हो जाए वो अगले 2 दिन तक यहाँ नहीं आना चाहिए। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। हम शरद ने फोन काट दिया और अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक ग्लास को अपने होंठों से लगा लिया। इस बार तुम्हारी हार होगी अरमान, सिर्फ हार। शरद की आवाज में क्रोध था, और इसी के साथ वो कामयाब हो रहे थे अरमान और आयशा को हमेशा के लिए अलग करने में। अंडस्को अगली सुबह आयशा की जिंदगी ने एक ऐसी करवट ले ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका और सारी चमक उस चेहरे से निचुड़ चुकी थी। तो वही शरद जो इस वक्त अपनी स्टडी रूम में मौजूद थे, उन्हें अचानक से पीछे किसी के आने का एहसास हुआ। शरद मुड़े तो उन्होंने देखा उनके सामने आयशा खड़ी थी जिसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। आयशा, तुम ये, मैं तैयार हूँ, आयशा ने छूटते ही कहा और उसके शब्दों को सुन शरद के होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत आयशा के सिर पर अपना हाथ रख कहा, मुझे पता था बेटा, तुम्हारा फैसला यही होगा। पर आयशा ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और सीधे वहां से मुंह फेरते हुए चली गई। शरद उसकी हालत अच्छी तरह समझ सकते थे, लेकिन उनके हिसाब से वो जो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आयशा की भलाई के लिए था। अंडस्को एक कमरे में किसी आदमी को जबरदस्ती लाया गया जो कि पूरी तरह से डरा हुआ था। तो वही उस कमरे में रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था अभय, सफेद रंग के पठानी सूट में। वो आदमी सीधा अभय के पैरों में आ गिरा और बोला, मालिक हम सच कह रहे हैं, हमें इससे ज्यादा और कुछ पता नहीं है। तो वही अभय का चेहरा सख्ती के भावों ओढ़े था। और तभी कबीर ने कहा, सर, इसने देखा है उन्हें लास्ट टाइम। कहकर कबीर ने उस आदमी को मारते हुए कहा, बोल कहाँ देखा था। तो वो आदमी डर के मारे हकलाते हुए तुरंत बोल उठा, मालिक, हमने आखिरी बार उनको एक आदमी के साथ देखा था। तो वो आदमी डर के मारे हकलाते हुए तुरंत बोल उठा, मालिक, हमने आखिरी बार उनको एक आदमी के साथ देखा था। कौन था वो आदमी? अभय ने अपनी भारी आवाज में कहा। तो इस पर उस आदमी ने छूटते ही कहा, अरमान मलिक। और इसी के साथ अरमान का नाम अभय के कानों में गूंज उठा। कंटिन्यूड। क्या अब होने वाला है अभय और अरमान का सामना, और क्या तबाही आएगी जब आग से आग टकराएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए ओन्ड बाय ए गैंगस्टर। कल दिन में एक और चैप्टर आएगा गाइस, और फायर होने वाला है कल का चैप्टर। 37 बर्बादी मुबारक हो। आयशा की जिंदगी ने ऐसी करवट ले ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शाम हो चुकी थी और अंधेरा छा गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आयशा की जिंदगी अंधेरे से भर चुकी थी। वो इस वक्त किसी कमरे में बैठी थी, दुल्हन के लिबास में सजी धजी। हर दुल्हन के चेहरे पर एक रौनक हुआ करती है, मगर आयशा के चेहरे पर रौनक तो दूर की बात है बल्कि उसकी सूरत तो बेजान थी।
वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने अक्स को आईने में देख रही थी और लाल रंग की चुनरी ओढ़े खुद की आंखों में देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे लेकिन उन्हें वो बहने नहीं देना चाहती थी। वो एकटक खुद के चेहरे को देखे जा रही थी, या यूं कहे अपनी बर्बाद तकदीर को, जिसके हर खुशी के रंग उड़ चुके थे। कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आया जिसने आयशा का ध्यान भटका दिया। आयशा ने उस मैसेज को देखा और फिर कुछ सोचने लगी। कि तभी उसने पारस को एक मैसेज किया, जिसके बाद वो वहां से उठ खड़ी हुई और दिल में एक फैसला ठानकर उस कमरे से बाहर निकल गई। ये मलिक मेंशन नहीं था, बल्कि आयशा को तो खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर वो है कहाँ, क्योंकि शरद ने सारी जानकारी खुफिया रखी थी। लेकिन ये शायद कोई होटल था जो इस वक्त पूरी तरह से खाली पड़ा था। आयशा कमरे से बाहर निकली और अपना लहंगा समेटते हुए किसी ओर बढ़ गई। कुछ ही पलों में एक अंधेरे में डूबी बड़ी सी बालकनी के पास आयशा का आना हुआ, जिसने उस अंधेरे में पीठ करके खड़े एक छाया को देखा और आयशा समझ गई कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पारस है। तभी आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं नहीं जानती कि अब मैं जो कहूंगी वो सुनकर तुम्हारा क्या फैसला होगा, लेकिन भले ही हमारा रिश्ता मजबूरी में क्यों ना बंद रहा हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को झूठ की नींव पर नहीं टिकाना चाहती। आयशा का दिल कांपने लगा था ये सब कहते हुए। मैं अपनी जिंदगी का सच बताए बिना तुमसे कोई रिश्ता नहीं बना सकती पारस। ये कहकर आयशा ने एक गहरी सांस ली। मैं वजन नहीं हूँ पारस। ये कहते ही आयशा की आंखों में भरी वो आंसू की बूंद उसके गालों पर लौट गया। मैं नहीं जानती कि उस रात मेरे साथ वो सब क्यों हुआ, लेकिन तब मैं होश में नहीं था। जो कुछ हुआ उस पर मेरा खुद का कोई जोर नहीं था। उस रात मैंने अपना सब कुछ खो दिया था पारस, सब कुछ। आयशा की सिसकी छूट गई और वो रो पड़ी। ये सब जानने के बाद अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए इनकार भी करोगे तो भी मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी इस सच को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि मजबूरी में आकर तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करो, क्योंकि शादी करना एक बहुत ही बड़ा फैसला है और ये फैसला तुम सही शख्स के लिए लोगे वही बेहतर रहेगा। आयशा ने अपने आंसू पोंछे। मैं जा रही हूँ अब। मंडप पर तुम नहीं भी आए तो भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ये कहते ही आयशा वहां से चली गई। तो वही वो शख्स जो पारस था वो अब भी उस अंधेरे को देख रहा था। अंडस्को आयशा अपने कमरे में आ चुकी थी कि तभी वहां शरद का आना हुआ। शरद को वहां देख आयशा के चेहरे के भाव जरा भी ना बदले। वो बस चुपचाप एक जगह बैठी थी जब शरद उसके पास आकर उसके सिर पर अपना हाथ रख बोले, चले। ये सुन आयशा के होंठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। ना करने का कोई ऑप्शन है मेरे पास, कहकर आयशा वहां से उठ खड़ी हुई और बोली, चलिए। शरद ने एक गहरी सांस ली और आयशा को अपने साथ लेकर उस कमरे से बाहर आ गए। कुछ ही समय में शरद आयशा को लेकर बाहर थे। मंडप पर एक पंडित के अलावा एक मक्खी तक नहीं थी। आयशा उस मंडप पर आई। उसे अब पूरी उम्मीद थी कि पारस वो सब सच जानकर कभी ये शादी नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं आयशा को इस बात का सुकून था, क्योंकि वो खुद इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी, लेकिन पारस जरूर इनकार कर सकता था। आयशा के मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई कि अब उसे इस मजबूरी के रिश्ते में नहीं बंधना पड़ा था। ये पारस कहाँ रह गया? शरद परेशानी से खुद से ही बोले, और जैसे ही पारस को लाने के लिए पलटे उसी पल उन्हें अपने सामने पारस को खड़ा दिखाई दिया। उसे देख शरद के चेहरे पर राहत आए और आयशा, उसके होश उड़ गए। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट रही थी, क्योंकि पारस के चेहरे पर किसी तरह का गुस्सा या गम नहीं था, और न ही उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था कि वो इस शादी के लिए इनकार करेगा। तो वही पारस ने मुस्कुराते हुए आयशा को देखा और शरद से कहा, चलिए, मैं तैयार हूँ। और उसके ये शब्द सुन आयशा की दुनिया हिल गया। उसका दिल कांप गया, क्योंकि उसकी बची हुई उम्मीद के भी टुकड़े हो गए। अब वाकई उसे डर लगने लगा था। उसने कसके अपनी आंखें मींच ली, जिसके साथ ही उसके गालों पर आंसू की बूंद लुढ़क गई, और आंख बंद करते ही सिर्फ एक चेहरा उसके जहन में आया, अरमान। इधर पारस आयशा को देखते हुए मंडप पर आ बैठा, और तभी पंडित जी ने कहा, वधू को मंडप पर बिठाए। ये सुन शरद आयशा के पास गए, और आयशा, उसके लिए तो एक एक कदम भारी हो चुका था। आयशा मंडप पर आई और उसे ऐसा लग रहा था मानो अंगारों पर चलकर आई हो। आयशा बेजान सी उस मंडप पर पारस के साथ जा बैठी, और अब शुरू हो चुकी थी उसकी बर्बादी। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे आयशा की आत्मा मरती जा रही थी। और पारस, उसने जब आयशा का झुका हुआ चेहरा देखा तो उसने धीरे से अपना हाथ आयशा के हाथ पर रख कहा, मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहूंगा, फिक्र मत करो।
आयशा ने आंसुओं से भरी नजरों से पारस को देखा और तभी पंडित जी ने कहा, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरिए। आयशा के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गई और आंख फाड़े वो बस पंडित जी को देखती ही रह गई। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी सब छोड़कर वहां से भाग जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। तो वही पारस ने अपनी चुटकी में सिंदूर भरा और उसे आयशा के माथे कर करीब बढ़ाने लगा। पारस का हाथ जैसे जैसे आयशा के करीब बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे आयशा का दिल बैठा जा रहा था। और यहाँ आयशा के माथे पर जैसे ही सिंदूर के छींटे पड़ते कि तभी ना जाने कहां से उस मंडप पर बदहवा सा एक आदमी आ गिरा जो पूरी तरह से खून से लथपथ था। अचानक से उस आदमी को ऊपर वाले फ्लोर से गिरते देख इतनी जोर की आवाज आई कि वहां मौजूद हर किसी का दिल थरथरा उठा और मंडप पर रखा सारा सामान इत्र-बितर हो चुका था। किसी को कुछ समझ ना आया कि अचानक से ये हुआ क्या, लेकिन तभी शरद ने गौर किया कि ये आदमी तो वही है जिसने यहाँ पर शादी की सारी अरेंजमेंट्स करवाई थी और अरमान को इंडिया से बाहर भेजा था। शरद भागकर उस आदमी के पास आए और उसकी ये हालत देख उनकी आंखें फटी रह गईं। कि तभी एक आवाज उनके कानों में गूंजी जिसे सुन हर किसी का दिल धक रह गया। बर्बादी मुबारक हो मिस्टर शरद मलिक। ये आवाज सुनते ही शरद के दिल की धड़कनें रुक गई और वो स्तब्ध रह गए। तो वही आयशा, उससे तो हिला तक ना गया। तो वही शरद ने खौफ भरी आंखों को ऊपर उठाया और वहां उन्हें होटल के कॉरिडोर पर बनी रेलिंग पर बैठा दिखा वो शख्स, जिसे देख शरद के पैरों तले जमीन खिसक गई। काली रंग की शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर और पैंट पहने बैठा था अरमान मलिक, जिसके दोनों हाथ रेलिंग पर टिके थे, जहां एक हाथ में थी बंदूक और दूसरे हाथ की कलाई पर बंधी थी चमचमाती महंगी घड़ी। अरमान के होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी और शरद के चेहरे पर दहशत, सिर्फ और सिर्फ दहशत। कंटिन्यूड। CH-38 अरमान ने सबके सामने आयशा के होंठों को चूम डाला। अरमान को वहां देख हर कोई सन रह चुका था। हर किसी के चेहरे पर पसीने की बाढ़ आ चुकी थी और सभी लोगों के होश फाख्ता हो चले थे। वो वही आयशा, उसने अब तक मुड़कर अरमान को नहीं देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर जाम हो चुका है। वो अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी और उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थी। उसमें मानो कोई हिम्मत ही नहीं बची थी अरमान से अपनी नजरें मिलाने की। तो वही सबसे ज्यादा खौफ के मारे इस वक्त शरद भरे थे, जिन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि उनकी इतनी मशक्क़तों के बाद भी अरमान यहाँ तक पहुँच जाएगा। और सच कहा जाए तो वो इस पल डर में सराबोर थे, क्योंकि उन्हें खुद अंदाजा नहीं था इस बात का कि अब अरमान क्या तबाही लाएगा। इतने में ही वहां मंडप पर खून से लिपट पड़ा वो आदमी लड़खड़ाते हुए शरद के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने डरी सहमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन अरमान सर तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं थे। मुझे मौका ही नहीं मिला उन्हें आउट ऑफ इंडिया भेजने का। उस आदमी की इस बात को सुन शरद के होश उड़ गए और वो दम चेहरे के साथ उस आदमी को देखने लगे। इतने में ही उस आदमी ने कहना शुरू किया, मैं बताता हूँ सर कि असल में हुआ क्या था। और इसके साथ ही उसने सब कुछ शरद को बताना शुरू कर दिया। फ्लैशबैक। ये उस रात की बात थी जब शरद को उस आदमी का फोन आया था जिसने शरद से ये कहा था कि उसने अरमान को इंडिया से बाहर भेज दिया है। आधी रात हो चुकी थी जब शरद के पास किसी का फोन आया। उन्होंने फोन उठाया। बोलो सर, आपने जैसा कहा वैसा हो गया है। अरमान सर को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया गया है काम के सिलसिले में। ये सुनते ही शरद के होंठों पर एक विजयी मुस्कान पसर गई। गुड। अरमान के एक एक एक्शन पर नजर होनी चाहिए और कुछ भी हो जाए वो अगले 2 दिन तक यहाँ नहीं आना चाहिए। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। शरद ने फोन काट दिया और अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक ग्लास को अपने होंठों से लगा लिया। तो वही दूसरी तरफ वो आदमी पसीने से लथपथ था। उसने कांपते हाथ से वो फोन अपने कान से हटाया और खौफ के मारे अपनी नजरें घुमाए। उसकी कनपटी पर एक तमंचा गन रखा था जिसकी ट्रिगर में फंसी उंगलियां किसी और की नहीं बल्कि अरमान की थी। उस आदमी ने जो कुछ किया वो सब शरद के कहने पर नहीं बल्कि अरमान के कहने पर किया था। शरद को इस बात भ्रम था कि ये खेल वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था इस बात का कि इस खेल का राजा तो हमेशा से सिर्फ एक ही शख्स था, अरमान मलिक। पूरे होटल में इस वक्त सन्नाटा पसरा था। शरद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे कि तभी अचानक से किसी ने उनके सामने एक रुमाल बढ़ा दिया। शरद ने हैरानी से उस रुमाल को देखा और फिर अपनी गर्दन घुमाई तो उनके ठीक सामने अरमान खड़ा था, जिसे देख शरद एक पल को कांप उठे। तो वही अरमान के चेहरे पर कुछ समय पहले जो दहशत भरी मुस्कान थी अब तो उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसका चेहरा अब एकदम एक्सप्रेशनलेस हो चुका था।
तभी अरमान ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और अपने हाथ में पकड़े उस रुमाल से शरद के माथे पर आए पसीने की बूंदों को खुद पोंछते हुए कहा था ना, मेरे और आयशा के बीच में मत आना। लेकिन शायद आप उस वक्त समझ नहीं पाए थे मेरी बात, इसलिए आज मेरी बंदी को किसी और की बीवी बनाने चले थे और आपको लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा। ये कहते ही अरमान इतनी जोर से हंस पड़ा कि शरद के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हंसी बेहद खौफनाक थी। और इधर अरमान ने अपना एक हाथ कमर पर रखा तो दूसरे हाथ में पकड़ी उस बंदूक की नोक से अपना सिर सहलाते हुए बोला, गलत किया डैड, बहुत गलत किया। अरमान का इतना कहना भर था कि तभी उसने अपनी बंदूक का निशाना उस आदमी पर लगाया और अगले ही पल धार 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 शरद पूरी तरह से हिल गए। इस आवाज को सुन तो वही आयशा जो इससे पहले भी अरमान के बेहद भयानक रूप से वाकिफ हो चुकी थी, उसने अब भी अपनी नजरें ना उठाए, उल्टा उन्हें किसके मींच लिया और खौफ के मारे अपने हाथ को लहंगे में जकड़ लिया। पारस को यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान इस हद तक दहशत फैला सकता था। वो जड़ रह चुका था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अब जाकर समझ आया कि शरद क्यों इस शादी को जल्द से जल्द करवाना चाहते थे और क्यों वो आयशा को अरमान के हाथ नहीं सौंपना चाहते थे। और यहाँ शरद अपना सिर पीट के रह गए इस खौफनाक मंजर को देख। उन्हें लगा कि उस आदमी की बिना वजह बलि चढ़ गई है कि तभी शरद और बाकी सबके कानों में उस आदमी के कराहने की आवाज गूंजी, जिसे सुन अब शरद ने उस आदमी पर नजर गिराई तो पाया कि वो अभी भी जिंदा है। ये देख शरद की जान में जान आई। तो वही अरमान एकटक शरद के चेहरे को देखे जा रहा था और उसकी बंदूक का निशाना अब भी वो आदमी ही था। अरमान का लहजा इतना खतरनाक था कि शरद का शरीर ठंडा पड़ गया। फिलहाल तो ये जिंदा बच गया, लेकिन अगली बार इतनी लाशें बिछेगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। क्या चाहते हैं, खून की होली या? कहकर अब जाकर बेहद सेंसुअल तरह से अरमान ने सहमीसी आयशा को देखा, या अपनी बेटी की डोली। अरमान, शरद चीख उठे, चिल्लाओ मत शरद मलिक। अरमान की आवाज सुन शरद सन रह गए। कोशिश अच्छी थी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, उससे अलग होने से पहले मैं दुनिया जलाकर खाक कर दूंगा। और ये मेरी गीदड़ भपकिया नहीं है, बल्कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होगा अगर आपने दोबारा कोई बेवकूफ़ी की। ये कहते ही अरमान ने उस गन को ऊपर करके हवा में चलाया, जिस कारण ऊपर लगता झूमर सीधे फर्श पर आ गिरा और कांच टूटने की आवाज से पूरा होटल गूंज उठा। अरमान की आंखें आग उगल रही थी, ऐसी आग जो हर किसी को जला डाले। और तभी अरमान ने अब अपनी नजरों का आयशा तक तय किया। इतनी देर में अब जाके उसने तसल्ली से आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा, जो इस समय दुल्हन के लिबास में सजी धजी खड़ी थी। उसे देख अरमान ने अपने कदम धीरे धीरे आयशा के करीब बढ़ाने शुरू कर दिए और आयशा, जिसने अब तक अपनी नज़रों को झुकाए रखा था, उसे झुकी नज़रों से भी ये एहसास हो गया कि अरमान उसके करीब बढ़ रहा है और इस एहसास भर से आयशा की सांसें तेज होने लगी। उसने अपने हाथों को और अधिक मजबूती के साथ अपने लहंगे पर कस दिया और तेज धड़क रहे दिल की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। और तभी आखिरकार वो लम्हा आया जब अरमान आयशा के ठीक सामने खड़ा था। वो कुछ पलों तक यूं ही बेहद खामोशी से आयशा के चेहरे को देखता रहा और फिर उसने उस गन को आयशा की चिन पर रखा और उस पर दबाव बनाते हुए उसने आयशा का झुका चेहरा ऊपर उठाया। आयशा की गर्दन ऊपर उठ गई, लेकिन नजरें अभी भी झुकी थी कि तभी उसकी आंखों में भरी वो आंसू की बूंद उसके बेदाग चेहरे पर लौट गई। अरमान एक सनक भरे लहजे में आयशा के उन आंसुओं को देखने लगा और उसी पल उसने उस गन की पॉइंट को हौले से आयशा के बह रहे आंसुओं पर चलाते हुए कहा, क्या बात है बेबी, अगर शादी करने की इतनी ही तड़प थी तो बता दिया होता, पहले दिन ही तुम्हारी इस तड़प को मिटा देता। अरमान की आवाज इतनी भयानक थी कि शरद कांप उठे। उन्हें अब डर लगने लगा था कि जो कुछ हुआ उसकी सजा आयशा को ना भुगतनी पड़े। तभी उन्होंने पीछे से तुरंत कहा, अरमान जो कुछ हुआ उसमें आयशा का कोई दोष। शश। अरमान ने क्रोध में अपनी गर्दन शरद की ओर घुमाए और उस गन को अपने होंठों पर रख उसने भयानक तरीके से शरद को खामोश कर दिया। तो वही वो इस वक्त लग भी हैवान रहा था, इसलिए शरद कुछ ना बोल सके। जब मैं बात करता हूँ तब सिर्फ मैं ही बात करता हूँ, अरमान ने शरद की आंखों में आंखें डाल कहा। और शरद वो अपने हाथ भींच कर रह गए। अब अरमान ने एक दफा फिर आयशा की ओर देखा और उस गन को उसी तरह उसकी चिन पर रख बोला, लुक एट मी। मगर आयशा में तो हिम्मत ही नहीं बची थी अरमान की आंखों में देखने की कि तभी अरमान की बेहद भयानक चीख सुन उसकी आत्मा तक कांप उठी। आई सेड लुक एट मी।
अरमान की ये चीख इतनी खौफनाक थी कि आयशा अपनी जगह पर एक बार को चिहुक उठी और उसने अपना थूक निगल लिया और धीरे से नजरें उठाने लगी। एक लंबे अंतराल के बाद आयशा अपनी नजरों को उठा पाई और इसी के साथ उसकी नजरें सीधा अरमान की नजरों से जा टकराई और आयशा कांप उठी अरमान की नजरों में भरा क्रोध देख। आयशा की मोटी और झील सी आंखें अरमान की बेसब्र और क्रोध से भरी आंखों में झांकने लगी। वो अरमान की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अब वो अपनी नजरें झुका सके। तो वही अरमान ने उस गन को उसकी कोरी बाजुओं पर सहलाते हुए कहा, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही थी। अरमान की नजरें इस समय आयशा की उस बाजू पर थी जिस पर वो अपनी गन सहला रहा था, और वही उसके इस सवाल पर आयशा ने डर के मारे शरद को देखा। वो क्या कहती भला कि ये शादी उसकी मर्जी से हो भी रही थी या नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ उसे अरमान कर गुस्से का ही सामना करना पड़ता। कुछ पूछा है मैंने आयशा, जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही थी, अरमान ने सनक भरी आवाज में कहा। तो आयशा ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कांपते हुए बोली, हाँ। ये सुनते ही अरमान के होंठों पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन ये मुस्कान बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। और अब अरमान ने एक दफा फिर आयशा के चेहरे को देख कहा, काश तुमने सच बोला होता। अरमान की इस बात पर आयशा सिहर उठी, और इधर अरमान ने पारस की आंखों में देख कहा, अफसोस हो रहा है मुझे तेरे लिए। किसी और की जिद की सजा अब तुझे भुगतनी पड़ेगी। उसका इतना कहना भर था कि पारस के पसीने छूट गए। उसने डर भरी नजरों से शरद को देखा, और तभी अचानक से शरद में हिम्मत आ गई अरमान से लड़ने की। वो गुस्से में उसके पास आए और उस पर चिल्लाते हुए बोले, बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। अब मैं तुम्हें और तमाशा नहीं बनाने दूंगा। तमाशा अभी बना ही कहाँ है डैड, आप कहें तो एक तमाशा दिखाऊं। ये कहते ही अरमान ने आयशा की कमर में अपना हाथ फंसाकर उसे सीधे अपने करीब खींच लिया, जिस कारण आयशा उसके सीने से जा लगी। उसने दोनों हाथ अरमान के सीने पर रखे थे और वो तेज चल रही सांसों के साथ उसे देखने लगी। और अरमान ने आयशा के एक गाल पर हाथ रख उसकी आंखों में आंखें डाल कहा, क्यों बेबी, अपने ना बन पाए पति और मुंह बोले पिता को एक तमाशा दिखाओगी। आयशा असमंजस में अरमान को देखने लगी तो वही अरमान ने वहशी मुस्कान के साथ शरद को देख कहा, ये रहा असली तमाशा डैड। ये कहते ही अरमान ने आयशा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए, जिसे देख एक पल को हर कोई स्तब्ध रह गया। तो वही आयशा, उसकी आंखें फैल गई अरमान की इस हरकत पर। उन दोनों के होंठ बेहद मजबूती से एक दूसरे में फंस चुके थे, और ये देखते ही शरद ने शर्म में मारे अपनी नजरें झुका ली और चिल्ला उठे, आई सेड स्टॉप दिस नॉनसेंस अरमान। तो इधर अरमान ने धीरे से अपने होंठ आयशा के होंठों से अलग किए और कुछ पलों तक उसका चेहरा देखता रहा, जो कि अब भी लाल था। आयशा की आंखें अब भी फटी थी, मानो उसे यकीन ही न हुआ हो कि अभी आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ अरमान ने उसके होंठों पर अपना अंगूठा चलाते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, बताया नहीं इन दोनों को कि इन होंठों पर पहले से ही किसी और का हक हो चुका है? या फिर कुछ ज्यादा ही उतावली हो गई थी अपने आशिक से मिलने के लिए। आयशा रो पड़ी और उसने अपनी नजरें झुका ली, और अब शरद से ना रहा गया। वो बेहद ही क्रोध में अरमान के पास आते हुए बोले, मैं तुम्हें आयशा की जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगा अरमान। पर शरद अरमान को छू भी पाते कि इतने में ही अरमान ने उस गन को सीधे शरद के पैरों के नीचे फर्श पर चला दिया, जिससे उनके कदम जहां की तहां रुक गए। खेल तो आपने खेला है डैड, और मानना पड़ेगा बहुत ही होशियारी से इस खेल को अंजाम दिया, लेकिन आप भूल गए कि मुझसे जीत पाना नामुमकिन है। लेकिन अब देखता हूं कि कौन क्या उखाड़ पाता है। ये कहते ही अरमान ने आयशा पर नजर डाली। बेबी, तैयार हो अपनी विदाई के लिए? अरमान के इन शब्दों को इससे पहले कि आयशा समझ पाती कि तब तक अरमान ने उसे किसी बोरे की तरह अपने कंधे पर टांग लिया। ये देख शरद जैसे ही अरमान को रोकने को हुए, उसी पल अचानक से वो पूरा हॉल अरमान के आदमियों से घिर गया, जो अपनी बंदूक पारस पर तानकर खड़े गए, और ये देख शरद के कदम जम गए। तो वही अरमान ने एक आखिरी दफा शरद को देखते हुए कहा, चलता हूँ मिस्टर मलिक, अपनी दुल्हन लेके। और ये कहते ही अरमान आयशा को अपने कंधे पर टांगकर वहां से ले गया, और शरद वो कुछ ना कर सके। कंटिन्यूड। अब क्या बवाल होगा इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए ओन्ड बाय ए गैंगस्टर। उफ, ये अरमान मलिक, मजा आया होगा आज तो। विंकिंग फेस CH39 छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। माया इस वक्त एक दरगाह से बाहर निकल रही थी। उसने इस समय खुद को पूरी तरह से बुर्के से ढक रखा था।
वो बाहर निकली और आकर सीधे एक कार के अंदर बैठ गई जिसमें पहले से ही ड्राइविंग सीट पर रघु बैठा था। उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। वो सामने देखे जा रहा था और जैसे ही माया का कार में बैठना हुआ तो रघु ने कुछ ही पलों में कार शुरू कर दी और वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही समय में जब कार किसी खाली जगह पर चलने लगी तब जाकर माया ने अपने चेहरे से वो बुर्का हटाया और अब जाकर उसका मुखड़ा एक बार फिर सामने था। रघु ने बस एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और दोबारा अपना ध्यान सामने लगाकर ड्राइव करने लगा। उन दोनों के बीच काफी सन्नाटा फैला था। जहां रघु के मन में कई सवाल थे तो वहीं माया किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए राजी नहीं थी। कि तभी रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, आखिर हो कौन तुम? रघु के इस सवाल पर माया अचानक से उसे देखने लगी। उसने कुछ समय तक कोई जवाब ना दिया और यूं ही खामोश बनी रही। पर फिर उसने सामने देखते हुए कहा, मेरे बारे में जानने की कोशिश बंद क्यों नहीं कर देते? और क्यों बंद कर दूं ये कोशिश? ऐसा भी क्या है तुम्हारे अतीत से जुड़ा जो तुम उसका जिक्र तक नहीं करती? रघु ने कहा, अगर मैं नहीं जिक्र करना चाहती इस बारे में तो बेशक कुछ तो होगा ना, इसलिए मुझसे ये उम्मीद लगाना बंद कर दो कि मैं कभी कुछ भी बता पाऊंगी अपने अस्तित्व के बारे में। माया ने सूनी आंखों के साथ जवाब दिया, तो फिर ये अभय ठाकुर, इससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? रघु ने छूटते ही कहा। रघु, माया चिल्ला उठी। उसकी तेज आवाज सुन रघु ने एक किनारे गाड़ी रोकी और माया की आंखों में देख बोला, मैं जानता हूँ अभय ठाकुर, और तुम्हारे बीच में कोई तो ऐसी कड़ी है जिसे तुम ना ही तोड़ पा रही हो और ना ही। बस बहुत हुआ। माया बेतहाशा क्रोध में चिल्ला उठी। उसकी आंखें नम हो गई थी और उसका चेहरा तप रहा था। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश भी मत करना रघु, अंजाम अच्छा नहीं होगा। माया के इन शब्दों को सुन रघु स्तब्ध रह गया। उसने माया के सामने तो कुछ नहीं कहा लेकिन मन ही मन वो एक फैसला ले चुका था, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी माया। मैं सच जानकर ही रहूंगा, फिर भले ही इसका अंजाम मेरी मौत ही क्यों ना हो। रघु बगावत पर उतर आया था। ऐसी बगवात जिसका अंत कितना भयावह हो सकता है इस बात का उसे इल्म तक नहीं था। अंदस्को अरमान की कार उसके कॉटेज के सामने आ खड़ी हुई। उसमें डरी सहमी आयशा का दिल इस कदर खौफ के मारे धड़क रहा था कि उसकी जान निकली जा रही थी। पूरे रास्ते उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कुछ भी बोलने की। वो यूं ही अपनी नजरें झुकाए बैठी सिसकती रही। इधर अरमान कार से बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर उसने खींचकर आयशा को अपने साथ बाहर निकाला और उसे खींचते हुए अंदर ले जाना लगा। आयशा से तो इतने भारी लहंगे में चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए उसके कदम बेतहाशा लड़खड़ा रहे थे। वो इसी तरह लड़खड़ाते हुए चलती रही और कुछ ही पलों में अरमान उसे लेकर अंदर आ चुका था और अंदर आते ही उसने खींचकर आयशा को खुद से दूर धकेल दिया और आयशा के कदम बुरी तरह डगमगा गए जिस कारण वो सीधा जमीन पर जा गिरी। और यहाँ अरमान का चेहरा तप रहा था क्रोध में। उसने अपने ब्लेजर को उतार फेंका और शर्ट की बाजुओं को कोहनी तक समेटने लगा। इस दौरान उसकी नजरें एक बार के लिए भी आयशा से नहीं हटी थी। वो पागल हुआ जा रहा था अपने क्रोध की आग में कि अगले ही पल वो आयशा के करीब झुका और उसने सीधे अपने हाथ की मजबूती पकड़ आयशा के बालों पर बनाए और कसके उसके बालों जकड़ लिया जिस कारण आयशा दर्द में तड़प उठी। आयशा की दर्द भरी चीख उस जगह पर गूंज उठी। पर अरमान आज बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने इसी तरह आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसे एक झटके में खड़ा कर दिया। आयशा दर्द से कराह रही थी लेकिन आज अरमान को उसके आंसुओं और दर्द से मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपना चेहरा आयशा के चेहरे करीब किया और दांत पीसते हुए बोला, कैसा लग रहा है? आशिक से शादी नहीं हो पाए, बुरा लग रहा होगा ना? पर आयशा तो तड़पी जा रही थी अपने बालों में उठ रहे दर्द से। उसने अपना हाथ सर के पीछे अरमान के हाथ पर ले जाकर रखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करो इस दर्द को। अरमान चीख उठा, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। कि तभी आयशा में ना जाने कहां से हिम्मत आए और उसने कहा, माँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ये मेरी जिंदगी है और इस पर मेरा हक है। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। आप कौन होते हैं मुझ पर हुकूमत चलाने वाले? ये सुन अरमान के होंठों के कोने मुड़, ये तो मैं आज ही साबित कर सकता था कि मैं होता कौन हूँ। जिस मंडप पर तुम अपने उस आशिक से शादी करने जा रही थी उसी मंडप पर तुम्हें तुम्हारे उस मुंह बोले बाप के सामने जिंदगी भर के लिए अपना बना लेता और तुम कुछ ना कर पाती। आयशा थरथरा उठी अरमान के शब्दों को सुन। तो बताओ, साबित करूं मैं? हम
ये कहते ही अरमान ने एक झटके में आयशा को छोड़ा जिससे वो गिरते गिरते बची। तो वही अरमान उससे कुछ कदम दूर हुआ और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देख आयशा कांप उठी, पर अरमान के हाथ नहीं रुके और वो बेरहमी से उसे देखते हुए अपनी शर्ट को खोलता रहा और दूसरे ही पल उसे खुद के बदन से अलग कर उस शर्ट को जमीन पर फेंक दिया। ये देख आयशा ने उस जमीन पर पड़ी शर्ट को देखा। इतने में अरमान उसके करीब आ खड़ा हुआ और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती कि तभी अरमान ने अचानक से उसके बदन से लिपटे दुपट्टे को खींचकर उससे अलग कर दिया। ये देख आयशा की जान हलक में अटक गई और वो तुरंत अपने हाथ खुद के सीने पर रख चीखी ठीक नहीं, मगर अरमान का क्रोध आज उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। उसे जरा भी असर न हुआ आयशा की चीख का, और तभी उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे अपनी शर्ट और आयशा के दुपट्टे पर फेंक दिया, जिस कारण कुछ ही पलों में वहां एक भयंकर आग जल उठी। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरमान आखिर करना क्या चाहता है। वो आंसुओं से भरी पलकों से उस जलती आग को देखती ही रह गई कि इतने में अरमान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे लगभग मरोड़ते हुए उसने आयशा को खुद के करीब खींच लिया। आयशा सीधी उसके सीने से आ लगी। डर साफ था उसकी नजरों में। तो वही अरमान ने अपना दूसरा हाथ उसके गालों पर टिकाते हुए बेहद सनक भरी आवाज में कहा, चलो बेबी, करते हैं साबित अपने इस रिश्ते को। अरमान का इतना कहना भर था कि वो सीधे आयशा को उस जलती हुई आग के पास ले आया और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। आयशा पहले फेरे में ही समझ गई कि अरमान क्या कर रहा था और ये देख उसकी सांसें रुक गई। इससे पहले कि पहला फेरा पूरा होता कि तभी उसने अपने कदम रोक लिए और पीछे की ओर खींचने लगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आयशा अपने कदम आगे बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इतने में ही अरमान की सनक गई और अगले ही पल उसने तुरंत आयशा को अपनी गोद में उठा लिया। ये देख वो झटपटा उठी पर खुद को छुड़ा नहीं पाई, और वही उसे झटपटाते देख अरमान ने कहा, आज ये फेरे तो होके रहेंगे और साबित होगा मेरा तुम पर हक। ये कहते ही अरमान आयशा को अपनी गोद में उठाए उस आग के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तो वही आयशा का दिल बाहर आए जा रहा था। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये गलत है, रुक जाइए। आयशा बुरी तरह फफक पड़ी, पर अरमान के कदम ना रुके। जब उसके साथ मंडप पर बैठी थी तब तो ये तड़प नहीं थी तुम्हारी आंखों में। अरमान की ये बात सुन आयशा उसे देखती ही रह गई। वो कैसे बताती उसे कि ये शादी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए कर रही थी। वो नहीं चाहती थी पारस को, और शायद वो ये बात अभी स्वीकार भी नहीं कर पाई थी। उसकी चाहत तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स बन चुका है, और वो है खुद अरमान। लेकिन हालात उन दोनों के ही बीच इतने बदतर हो चुके थे कि आयशा को मौका ही नहीं मिल पाया अरमान को खुद को समझाने का। तो इधर अरमान सामने देख रहा था और कुछ ही पलों में उसने 6 फेरे पूरे कर लिए, और अब ये आखिरी फेरा था। और इस बात का एहसास होते ही आयशा ने हार मानते हुए अपनी आंखें कसके बंद कर ली और अपने हाथ अरमान के कंधों पर जकड़ दिए, और कुछ ही लम्हों में 7 के 7 फेरे पूरे हो गए। और अब जाकर अरमान के कदम रुके। उसने नजरें झुकाई तो आयशा की बंद हो चुकी पलकों को देखा, जिसमें से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। तभी आयशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इतने में ही अरमान ने उसे अपनी गोद से उतार दिया और आयशा स्तब्ध खड़ी उसे देखती ही रह गई। आग अब भी अपनी लपटें छोड़ रही थी। अरमान आयशा के करीब आया और उसके माथे को देखते हुए उसने खींचकर आयशा का मानटिका अलग कर जमीन पर फेंक दिया, और बेहद ही डरावनी आवाज में बोला, तुम्हारी मान सूनी क्यों है आयशा? उसके ये शब्द काफी थे आयशा को खौफ से सराबोर करने के लिए। वो पल भर में समझ गई कि अरमान का इशारा किस ओर है, कि तभी अरमान के होंठों पर एक वहशी मुस्कान ने डेरा जमाया और उसने अपने कदम पीछे लेते हुए आयशा की आंखों में देखते ही देखते अपना हाथ वहां रखी कांच की टेबल पर दे मारा। इस मंजर को देख आयशा हिल गई और उसने कांच टूटने की आवाज सुन अपने कान पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली। और यहाँ अरमान का हाथ खून से लथपथ हो चुका था, पर उसे तो मानो कोई दर्द ही महसूस ना हुआ इस जख्म का। वो सिर्फ और सिर्फ बेहद जुनून से आयशा को देखे जा रहा था, और उसे इसी कदर देखते हुए उसने अपने कदम आयशा के करीब बढ़ाए। तो इधर आयशा ने कुछ समय बाद अपनी आंखें खोली और आंख खुलते ही वो अरमान के उस हाथ को खून से लथपथ देख कपकपा उठी, कि इतने में ही अरमान उसके करीब आया और उसने अपना दूसरा हाथ पीछे ले जाकर आयशा की पीठ पर जकड़ दिया और सीधे उसे खुद के नजदीक खींच लिया, जिससे आयशा का सीना अरमान छाती से आ लगा। सिंदूर से नहीं बल्कि अपने खून से तुम्हारी मांग भरूंगा बेबी गर्ल, अरमान ने बेहद हल्की मगर डरावनी आवाज में कहा। तो वही आयशा अपनी गर्दन न में हिलाने लगी और सिसकते हुए बोली, न नहीं,
मत कीजिए ऐसा। ये सुन अरमान हंस पड़ा। तुम तो अभी से डर गई आयशा। कुछ वक्त पहले तो तुम्ही ने इस बात का एहसास दिलाया था ना कि मेरा तुम पर हक नहीं। तो देखो, अब सबसे बड़ा हक मेरा ही होने वाला है। ये कहते ही अरमान ने वो खून से सना हुआ हाथ उठाया और उसे आयशा की मान के करीब बढ़ाने लगा। तो वही आयशा तड़प उठी अरमान से दूर होने के लिए। उसने सारी जोर आजमाइश कर ली खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसकी एक भी कोशिश रंग न लाई। नहीं, प्लीज मत कीजिए ऐसा, वो चिल्लाए जा रही। आयशा की हालत खराब होती जा रही थी, रोते रोते और सर दर्द के मारे फटने लगा। तो वही अरमान का हाथ सीधे आयशा की मान के ऊपर आ गया और ये देख तो मानो आयशा की धड़कनों ने काम करना बंद कर दिया। और उसी पल अरमान के खून की बूंद आयशा की मान पर आ गिरी और इसका एहसास होते ही आयशा को इतनी जोर का झटका लगा कि उसकी आंखें पल भर में बंद हो गईं और बदहवास सी वो उसकी बाहों में झूल गई, बेहोश। ये रात अब सन्नाटे से भर गई। जहां कुछ समय पहले आयशा की चीखें सुनाई दे रही थी तो वही अब कान चीर देने वाला सन्नाटा था। केवल उन जलती हुई आग की लपटों की आवाज इस माहौल को और अधिक गर्म कर रही थी। अरमान के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। वो एकटक अपनी बाहों में झूली आयशा को देखता रहा, बिना कोई हरकत किए। आयशा के दोनों हाथ बेहाल से जमीन की ओर लटके थे और दुल्हन के जोड़े में बेहोश आयशा अरमान की बाजुओं में झूल गई। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबा पे अड़ा है। कंटिन्यूड। आगे अरमान और आयशा की ये पागलपन से भारी दास्तान क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए ओन्ड बाय गैंगस्टर। गाइस, आई लव यू ऑल। इतने प्यारे प्यारे कमेंट देखकर आगे लिखने का मन अपने आप करने लगता है। और हाँ, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन कमेंट सबकी पढ़ती हूँ। CH40 द हीट ऑफ इंटिमेसी। आयशा अपने होश खो बैठी थी और इस पल अरमान की बाहों में झूल चुकी थी। पर अरमान के चेहरे के भाव अभी भी संगीन थे। एक्सप्रेशनलेस था उसका चेहरा। वो बिना एक पलक झपकाए आयशा की सूरत को देखे जा रहा था, जिस पर आंसुओं की लकीरें बन चुकी थी। उसकी वो मान, जिस पर अरमान के खून की कुछ बूंद बह रही थी। हालांकि वो खून पूरी तरह से आयशा की मान में नहीं फैल पाया था और न ही उन दोनों के बीच कुछ समय पहले जो हुआ उसे शादी कहना सही होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अरमान का क्रोध था, जिसे किसी न किसी तरह से उसे आयशा के ऊपर उतारना था। आयशा बेजान सी उसकी बाहों में झूली थी जब अगले ही पल अरमान ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और कुछ लम्हों तक उसकी सूरत देखने के बाद वो आयशा को अपनी बाहों में लिए ऊपर ले जाने लगा। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वह जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबा पे अड़ा है। अरमान के एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें आयशा से ना हटाई। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। और कुछ ही पलों में अरमान आयशा को कमरे में लाया और अंदर आते ही उसने आयशा को बिस्तर पर लिटा दिया। इस दौरान उसकी नजर आयशा के बदन पर जा ठहरी, जिस पर इस वक्त कोई आंचल नहीं था। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हद की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। अरमान को नफरत हो रही थी उसे इस दुल्हन के लिबास में देख। उसने मजबूती से अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और आगे बढ़कर उसने आयशा के ब्लाउज के हुक पर अपना हाथ फंसाया। हालात अगर अलग होते तो शायद अरमान कभी ये सब ना करता, लेकिन इस समय तो वो अपने क्रोध में बौखला चुका था। आयशा का वो रूप, जब वो पारस के साथ दुल्हन बनी मंडप पर बैठी थी, उस रूप को याद करते ही अरमान का पूरा तन बदन जल उठता था। उसने अपना चेहरा आयशा के चेहरे के करीब बढ़ाया और बेतहाशा उसकी नजरों को देखने लगा। वो सनक भरी आंखों से आयशा की बंद पलकों को देखे जा रहा था कि तभी उसने अपना एक हाथ आयशा के पतले से गले में फंसाया और पागलों भरी आवाज में बोला, तुम्हारे आगे अरमान मलिक हार रहा है आयशा। तुम मेरे साथ कुछ ऐसा कर रही हो जिसका अंजाम तुम्हारी सोच से भी परे होगा। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा। क्या तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। अरमान की नजरों में वो पागपलन था जिसे देख आयशा सिहर उठती अगर वो होश में होती। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी है वैसी जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरी दिल की रेत पे
आंखों की जो पड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। अरमान के हाथ आयशा के गले में बंधे उस हार को उससे अलग करने लगे, और जैसे ही उसने वो भारी भरकम नेकलेस उसके सुराही सी गर्दन से अलग किया, उसी पल उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब झुका लिया और उसके बदन से उठ रही खुशबू को अपनी सांसों में समाते हुए अपने तपते होंठ आयशा की गर्दन पर धंसा दिए। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताज़ी लगती है, ये तूने क्या किया। अरमान के होंठों का दबाव आयशा की गर्दन पर इस कदर मजबूत था कि वहां से जब अरमान ने अपने होंठ हटाए तो एक लाल निशान उसके होंठों ने आयशा की बेदाग गर्दन पर छोड़ दिया था। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। आयशा की गर्दन को छोड़ने के बाद अरमान ने एक एक कर उसके जिस्म पर बंधा हर गहना अलग कर दिया और अब आयशा केवल एक लहंगा चोली पहने उसके सामने लेटी थी। उसे अजीब नजरों से देखते हुए अरमान उसके करीब आकर लेटा और उसने अपना हाथ आयशा के ब्लाउज और लहंगे से झांक रहे कोरे पेट पर रख दिया। वो दिल में कई जज्बात लिए अपना वो हाथ आयशा के पेट पर चलाने लगा और तभी अचानक से उसने कसके उसके पेट को मसल दिया और अपना चेहरा आयशा के चेहरे के सामने कर उसने अपने आधे शरीर का भार आयशा के जिस्म पर लाद दिया। उन दोनों की नाक आपस में टकराने लगी और अरमान वो तरह तरह के एहसासों के साथ आयशा के खामोश चेहरे को देखने लगा। उसकी नजरों में क्रोध भी था, जुनून भी, पागलपन भी, सनक भी और शायद डॉट 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 शायद मोहब्बत भी, जिसे वो स्वीकारना नहीं चाहता था। उसने अपना हाथ आयशा के गालों पर रखा और उसके होंठों पर अपना अंगूठा मसलते हुए कहा, एक बेरहम शख्स के इंसान में तुमने जज्बात जगा दिए हैं। तुम मामूली तो नहीं हो सकती। एक ऐसी लड़की जो पहली मुलाकात में ही मुझे पागल कर गई, मेरा सुकून छीन गई। एक ऐसी लड़की जिसे छूने के बाद मेरा किसी और के जिस्म को छूने का दिल ना किया। एक ऐसी लड़की जो मेरी बेजार जिंदगी में कई तरह के रंग घोल रही है। वो लड़की मामूली नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। अरमान की आवाज़ बेहद डरावनी थी। उसने आगे झुककर सीधे अपने होंठ आयशा के होंठों में फंसा लिए और कहा, पर आज जो तुमने किया वो तो गलत था ना आयशा, और गलती की सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं किसी की गलतियों को माफ़ नहीं करता। मेरी अदालत में हर गलती की सिर्फ सज़ा होती है, ऐसी सज़ा जिसके बाद तुम कभी हिम्मत ना दिखाओ ये कदम दोबारा उठाने की। अरमान इस समय किसी साइको से कम नहीं लग रहा था, और तभी वो अचानक से हंस पड़ा और उसकी ये हंसी इस काली और सुनसान रात में इस कदर गूंज उठी कि सुनने वाले का दिल थरथरा जाए। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अगली सुबह आयशा की जब आंख खुली तो कुछ पलों तक वो अपने भारी पर चूके सर की वजह से परेशान हो उठी। उसका सर अब भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी आंखें खोली और अपना सर पकड़कर बिस्तर से उठ बैठी। कुछ समय तक दिमाग यही प्रोसेस करता रहा कि भला उसका सर इतना भारी क्यों हो रहा है। आंखें अब भी बंद थी और तभी अचानक से आयशा ने अपनी आंखें खोली और अब उन आंखों में केवल खौफ था। एक पल ना लगा उसे ये याद आने में कल रात आखिर क्या क्या हुआ। आयशा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो घबरा उठी, लेकिन इससे पहले कि आगे कोई भी हरकत करती कि तभी उसने महसूस किया कि उसका बदन अब उसे काफी हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि कल रात तक उसने एक भारी भरकम लहंगा पहना था। इसलिए अब जब उसने खुद को इतना हल्का महसूस किया तो वो अचंभित हो गई। उसने अपनी नजरें झुकाकर खुद के शरीर को देखा तो वो स्तब्ध रह गई। उसके बदन से वो ब्लाउज और वो भारी भरकम लहंगा गायब था और उसकी जगह उसने केवल एक सफेद रंग की शर्ट पहनी थी जो कि दूर से ही उसके जिस्म पर ओवरसाइज लग रही थी। आयशा की आंखें भर आई ये देख। उसने खुद को कसके उस ब्लैंकेट से ढक लिया और ये सोच सोचकर वो पागल हुई जा रही थी कि क्या कल रात अरमान ने उस पर अपना गुस्सा इस तरह निकाला, उसके जिस्म को छूकर। लेकिन एक तरफ उसका दिल ये भी कह रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये सच नहीं है तो उसके कपड़े कहाँ हैं और वो इस समय अरमान की शर्ट में क्या कर रही है। कि तभी उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से उस ब्लैंकेट को अपने बदन से लपेटकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसकी हिम्मत नहीं थी अरमान का सामना करने की, लेकिन उससे बच पाना अब उसकी किस्मत में नहीं था। आयशा अपनी नम नजरों से दरवाजे के पास पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे को हाथ भी लगा पाती कि तब तक एक धक्के के साथ वो दरवाजा खुला, जिस कारण आयशा के कदम पीछे डगमगा गए और अब उसके सामने खड़ा था अरमान, शर्टलेस, शैमलेस और हाथलेस अरमान मलिक, जिसने अपने होंठों के बीच एक सिगरेट फंसा रखी थी और जिस्म को चीर देने वाली नजरों से वो आयशा को देख रहा था। आयशा की आंखें भीग चुकी थी।
उसने अगले ही पल सवाल दागा, माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसके इस सवाल पर अरमान धीरे धीरे आयशा के करीब बढ़ने लगा और जैसे जैसे उसके कदम आयशा के नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे उसके होंठों में फंसी उस सिगरेट का धुआं आयशा के चेहरे पर पड़ता जा रहा था। आयशा अपना एक भी कदम पीछे लेती कि तब तक अरमान ने उसकी एक बाजू को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने पीछे सीधे वॉशरूम के अंदर ले गया। वॉशरूम में आते ही उसने एक जगह पर आकर अपने कदम रोके और एक झटके में आयशा का हाथ छोड़ा और फिर किसी साइको की तरह उंगलियों से इशारा कर उसने दूसरी उंगली से अपने होंठों में फंसी उस सिगरेट को हटाया और फिर सीटी बजाते हुए उसने आयशा को एक कोने में देखने का इशारा किया। ये इशारा देख पहले तो आयशा सवालिया नज़रों से भरी रह गई, लेकिन फिर उसने जैसे ही अरमान के इशारे का पीछा कर अपनी नज़र उस ओर झुकाई तो वहां मौजूद चीज़ देख आयशा की आंखें फटी रह गई। उस कोने में रखे एक डस्टबिन में आयशा का लहंगा किसी कचरे की तरह पड़ा था। हैरानी के मारे आयशा का हाथ उसके मुंह पर आ रखा। ये क्या किया आपने? आयशा के आंसू निकल आए और वो सीधा अरमान के पास भागी और अगली ही दफा उसने अरमान की बाजुओं को अपने दोनों हाथ में जकड़ लिया, जिस दौरान उसके बदन से लिपटी वो चादर जमीन पर जा गिरी, मगर आयशा को इस बात का होश नहीं था। वो गुस्से में बौखला गई और उसने अपनी आंसुओं से भरी नजरों के साथ अरमान को देख कहा, क्यों किया आपने ऐसा? और मेरे कपड़े? कैसे हिम्मत की आपने बिना मेरी इजाजत के मेरे कपड़े बदलने की? समझते क्या है आप खुद को? आप ताकतवर है तो क्या कुछ भी करेंगे। आखिर क्यों आप मुझे सुकून से नहीं जीने देते? क्यों? आयशा बोले जा रही थी तो वही अरमान के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थी। उसने लापरवाही के साथ दोबारा उस सिगरेट को अपने होंठों से लगा लिया और फिर उसका धुआं सीधे आयशा के चेहरे पर छोड़ दिया, जिस कारण आयशा ने घृणा से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कि तभी अरमान ने अचानक से आयशा की कमर में अपना हाथ फंसाया और उसे सीधे खुद के करीब खींच लिया। आयशा का पूरा बदन उसके पत्थर से शरीर के साथ जा टकराया तो वही अरमान ने उसकी आंखों में देखते ही देखते उस सिगरेट को सीधे डस्टबिन में पड़े उस लहंगे पर फेंक दिया, जिसे देख आयशा की हैरानी का ठिकाना न रहा। तो इधर अरमान ने हौले से उसके बालों को सहलाया और उसके चेहरे के एक एक नक्शे को देखते हुए बोला, अब आवाज नीचे रखना आयशा, क्योंकि मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज पसंद नहीं। अरमान का लहजा बेहद डरा देने वाला था। आपने गलत किया मेरे साथ, और अभी तो बहुत कुछ गलत करूंगा, बस देखती जाओ। ये कहते ही अरमान ने अपने हाथ की पकड़ आयशा के बालों पर मजबूत कर दी और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। इस कारण आयशा का चेहरा ऊपर को उठ गया और वो दर्द के मारे चिल्ला उठी। तो वही अरमान ने तुरंत उसके खुले होंठों पर अपने होंठ टिका दिए और उसे इतने प्रेशर के साथ चूमा कि आयशा पीछे की ओर धंसती चली गई और अरमान का दबाव उस पर बढ़ता चला गया, जिस कारण कुछ ही पलों में आयशा की पीठ पीछे दीवार से जा टकराई और इसी दौरान पीछे से टैप खुल गया, जिस वजह से शावर का बहता पानी अरमान और आयशा के जिस्म को भिगोने लगा। अरमान पूरे पागलपन के साथ आयशा के होंठ को चबाए जा रहा था और तभी उसने गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहा, तो बताओ आयशा, कैसा महसूस हुआ था जब पहली बार किसी ने तुम्हारे इन लबों को चूमा? अरमान के इस सवाल पर आयशा का दिल धक रह गया। उसके दिमाग में एक दफा फिर उसके अतीत का वो पन्ना गूंज उठा जिसको वो चाहकर भी अपनी जिंदगी से नहीं मिटा पा रही थी। तो वही अरमान ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और उस हाथ को बेहद मजबूती से नीचे तक ले जाने लगा, जिस दौरान उसकी छून आयशा को अपने जिस्म के सबसे नाजुक हिस्से पर महसूस हुई। अरमान अपना हाथ आयशा के पेट तक लाया और पेट पर आते ही उससे जोर से आयशा की कमर को मसला दिया। कैसा एहसास था वो जब पहली दफा तुम्हारे जिस्म को किसी ने छुआ? आयशा की हालत खराब हुई जा रही थी अरमान के सवालों को सुन। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला अचानक से अरमान उससे ये सवाल क्यों कर रहा है। और तभी अरमान ने अचानक से उसे घुमाकर खड़ा कर दिया, जिस कारण आयशा का एक गाल और सीना वॉशरूम की ठंडी दीवार से जा चिपका। अरमान बेहिसाब उसकी पीठ पर अपने हाथ जकड़े जा रहा था। उसने तुरंत उस हाथ को आयशा के बदन से चिपकी उस शर्ट के अंदर डाल दिया और अपने सीने को उसके जिस्म से चिपकाते हुए अपने होंठ उसने आयशा के कानों पर रख दिए। कैसा लगा था जब पहली बार कोई अनजान शख्स तुम्हारे जिस्म में दाखिल हुआ था? और बस अरमान के इन आखिरी लफ्जों को सुन आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कंटिन्यूड। क्या अरमान उस रात की सच्चाई अपने गुस्से में आकर आयशा के सामने खोलकर रख देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए।